नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। अमरिंदर सिंह बोले, नई पार्टी बनाऊंगा, सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। काजी बोले, मैंने कराया था समीर वानखेड़े का निकाह, वह मुस्लिम थे। आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं, कल फिर होगी सुनवाई। और गुजरात दंगों में मोदी को क्लीन चिट मिलने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है पेगासस जासूसी मामले में, जिसको लेकर 12 पिटिशंस अगर आपको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए गए थे। और उसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गठित कमेटी के साथ ही इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, और उस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। और क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर लिया है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस एक्सपर्ट कमेटी का गठन अपने आप में एक बहुत ही अपहिल टास्क था, बहुत डिफिकल्ट था। कुछ लोगों ने अपने आप से मना कर दिया था, लेकिन फिलहाल अब जो टेक्निकल कमेटी है और जो जांच कमेटी है उसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। ये जो कमेटी है जस्टिस आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में बनाई गई है, और इस कमेटी को बोला गया है कि आप अपनी जांच की जो गति है उसको तेज करें, जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपें, और इसको लेकर अब 8 हफ्ते बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। अब सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने यह कहा था कि सरकार द्वारा गठित एक पैनल बनाया जाए, और उस सरकार की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल खारिज कर दिया, और यह कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करने से अदालत मूक दर्शक बनी नहीं रह सकती। एंड जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट खुद अपना एक एक्सपर्ट पैनल चाहती थी, तो उसको लेकर उस याचिका को डिसमिस कर दिया, और सीजेआई एन वी रमन्ना ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाने पर सरकार को हर बार छूट नहीं दी जा सकती। गवर्नमेंट कैन नॉट गेट अ फ्री पास ईच टाइम, इस बात को लेकर सीजेआई एन वी रमन्ना ने कहा। उसके बाद एक कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग ऑब्जर्वेशन है, कि देश में हर नागरिक की निजता की रक्षा होनी चाहिए। केंद्र ने एक सीमित एफिडेविट दिया था, जो कि काफी नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और अगर सरकार अपना एफिडेविट स्पष्ट तरीके से देती और सब कुछ उसमें साफ करती तो हमारा बोझ कम हो जाता। यानी कि सरकार ने अपना काम नहीं किया, इसलिए हमें आपका काम करना पड़ रहा है। और बिल्कुल जो क्लियर तरीके से ये कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से स्पष्टीकरण करना चाहिए था वो स्पष्टीकरण नहीं किया है, यानी कि जो एविडेंस देने चाहिए थे वो भी एविडेंस सरकार के तरफ से नहीं आए हैं। सरकार ने किसी चीज को डिनाई नहीं किया है कि जासूसी हुई थी या नहीं हुई थी। तो इन सारे डिनायल्स में सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक विकल्प बचता था, और वो ये था कि जो याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक कमेटी का गठन हो, उस पर सुप्रीम कोर्ट मान गया है। उसके बाद अब ये जो 3 सदस्यों की कमेटी है, इसमें कौन कौन है? जस्टिस आरवी रविंद्रन के अलावा फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर आलोक जोशी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सब कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर संदीप ओबरॉय, उन्हें भी शामिल किया गया है। इसके साथ साथ एक 3 सदस्यों की टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें कि साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट शामिल होंगे। अब पिटिशनर्स ने क्या कहा था? पिटिशनर्स ने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। मिलिट्री ग्रेड के जो स्पाईवेयर है उसे आप जासूसी अगर आप करते हैं तो ये निजता का उल्लंघन है, जिसमें कि जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, लॉयर्स, मिनिस्टर्स, इन सब की जासूसी हुई थी। और इसमें यह कहा गया था, याचिकाकर्ताओं ने यह कहा था कि बोलने की आजादी के अधिकार से ये समझौता करने के बराबर है। तो इन सारी बातों पर आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, और ये अपने आप में सरकार के मुंह पर एक तमाचा है कि किस तरीके से सरकार ने ठीक तरह से स्पष्टीकरण नहीं किया, और जिसके चलते आज सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस जांच कमेटी का गठन किया गया है। अब इस जांच कमेटी के गठन के बाद मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि अब जांच कमेटी अपने तरीके से इन चीजों की जांच करेगा।
इसको लेकर विपक्ष के हाथ में एक जो पॉलिटिकल हैंडल है वो आ गया है कि इस बात को बार बार विपक्ष कह रहा था कि देखिए इस तरीके की जांच होनी चाहिए, ये निजता का उल्लंघन है। इन तमाम बातों पर आज सुप्रीम कोर्ट उन्हीं बिंदुओं पर मान गया है जिसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ये जो कमेटी बनाई गई है इसका गठन इन्हीं बातों के आधार पर हुआ है। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि राज्यसभा एमपी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल वाटरगेट स्कैंडल जैसा है एंड कट योर लॉसेस। उन्होंने सरकार को सलाह दिया है कि आपका जो नुकसान है उसको आप कम करने की कोशिश करिए। कट योर लॉसेस इज व्हाट सुब्रमण्यम स्वामी हैज टोल्ड द गवर्नमेंट। रणदीप सुरजेवाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा इस चीज से बच रही थी कि स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और एक सूडो नेशनलिज्म यानी कि झूठा राष्ट्रवाद का जो एजेंडा है वो सरकार गढ़ने की कोशिश कर रही थी। और ये जो डरपोक और जो तानाशाह सरकार होती हैं वो इस तरीके के हथकंडों को अपनाती हैं, इस बात को रणदीप सुरजेवाला ने कहा है। और जो जॉर्ज ऑरवेल की जो नॉवल है 1984 उसको कोट करते हुए कहा है और कि ये मोदी सरकार के लिए एक आईना है। और उस ट्वीट में जो लाइंस जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल से कोट की गई हैं उसमें ये लिखा है कि अ डिस्टोपियन स्टेट वेयर गवर्नमेंट ऑप्रेसेस द फ्री स्पीच, मैन्युफैक्चर्स false propaganda on a daily basis and violates the personal lives of its citizens through constant surveillance। यानी कि अपने नागरिकों की constant surveillance होती है, फ्री स्पीच आप पनपने नहीं देते हैं और डेली यानी कि रोजाना एक झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। ये लाइंस लिखी गई हैं जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल में जिसको कि रणदीप सुरजेवाला ने कोट किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज जॉर्ज नॉवल की कोट आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऑब्जर्वेशन में भी कही थी। बिल्कुल जजमेंट के शुरुआती लाइंस में जॉर्ज ऑरवेल की जो नॉवल है 1984 उसी से कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इफ यू वांट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट आल्सो हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ। यानी कि अगर आप कोई चीज बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं, सीक्रेट रखना चाहते हैं, तो उसको अपने आप से भी आपको छुपाना होगा। तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और तमाम विपक्षी दलों को आज एक पॉलिटिकल हैंडल भी मिल गया है। महुआ मित्रा ने भी कहा कि जो मौलिक अधिकारों की जो जिम्मेदारी है उससे कोई भी सरकार बच नहीं सकती। तो एक तरीके से आज मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है और वो लगातार इस चीज से बचने की कोशिश कर रही थी, स्क्रूटनी से बचने की कोशिश कर रही थी, एट द सेम टाइम एक झूठा प्रोपेगेंडा गढ़ने की कोशिश कर रही थी, विपक्षी दलों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। लेकिन आज सरकार बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब होती हुई नजर आई। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट की जांच शुरू होगी, उस जांच में क्या कुछ सामने आएगा उस पर बहुत सारी बातें निर्भर होंगी। लेकिन आज एक तरीके से पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की एक तरीके से ये बड़ी हार है, क्योंकि पूरी ताकत उन्होंने लगाई थी कि इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी को ना बनाया जाए, लेकिन जिसको लेकर क्योंकि सरकार के पास कोई ऐसा ठोस दलील नहीं थी, कोई ठोस ऐसा डिनायल नहीं था कि पेगासस जासूसी मामले में उन्होंने जासूसी नहीं करवाई, इस चीज को डिनाई भी नहीं किया सुप्रीम सरकार ने। तो इसकी वजह से अब ये जांच कमेटी का गठन किया गया है जस्टिस आर.वी. रविंद्रन की अध्यक्षता में और ये जांच कमेटी अब आगे बढ़ेगी। यानी कि मोदी सरकार की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। विपक्ष को बार बार विपक्ष इस चीज को कहेगा कि देखिए हमने दबाव बनाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस जांच कमेटी के गठन को लेकर रेडी हुआ। तो जिस तरीके से एक सोच रही थी मोदी सरकार कि हम पेगासस जासूसी मामले में हम बचकर निकल जाएंगे, तो उस स्क्रूटनी से अब सरकार बच नहीं पाएगी। तो अब मोदी सरकार आगे अब किस तरीके की दलीलें देगी और जांच कमेटी में क्या कुछ पाया जाएगा उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। दूसरी खबर हमारी पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से जुड़ी हुई है। जी हां, आज लगभग 11 बजे सुबह अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी के ऐलान की घोषणा की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारे रिपोर्टर्स से बात किया और उन्होंने कहा कि वो एक नई पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ वो जाएंगे। और अब ये खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन को खत्म करने की कोशिशों में अब धीरे धीरे अमरिंदर सिंह सक्रिय होंगे, जिसको लेकर कल वो गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मीटिंग है। बताया ये जा रहा है कि 20 से 25 लोगों का एक शिष्टमंडल है वो अमित शाह से मिलने जाएगा।
लेकिन जहां तक उनकी नई पार्टी का सवाल है तो उनके पार्टी का जो चिन्ह है, पार्टी सिंबल है और पार्टी का जो नाम है, उसका आवेदन चुनाव आयोग को दिया गया है। उन्होंने कहा है कि उनके जो वकील हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और जैसे ही चीजें सामने आती हैं तो वो लोगों के समक्ष इसको रखेंगे। उन्होंने ये कहा कि 2022 का चुनाव वो पूरी मतलब सारी 117 सीटों पर लड़ेंगे और उन्होंने कहा है कि जहां से भी नवजोत सिद्धू चुनाव लड़ेंगे वो उनके सामने खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी पंजाब के नेताओं से वो मिल रहे हैं वो साफ झलकाता है कि अमरिंदर सिंह की पार्टी के ऐलान के बाद कांग्रेस एज अ पार्टी थोड़ा सा डर गई है। और अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं उनमें उसमें 24% की कमी आई है, उसमें गिरावट आई है। और उन्होंने कहा कि हमने सारे चुनावी वादे पूरे किए थे, सैनिक की तरह उन्होंने हमेशा काम किया था और जो चुनावी वादे हैं उसमें 18 पॉइंट एजेंडा का काम उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये जो 18 पॉइंट एजेंडा था वो सारी बातें थी जो मैनिफेस्टो में कही गई थी और उसे मैंने पूरा किया है। सिद्धू को लेकर लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि सिद्धू के पास दिमाग नहीं है, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ ज्यादा बोलते हैं। और जिसको लेकर सिद्धू ने भी अपने जो तीर हैं वो अमरिंदर सिंह के लिए छोड़े और उन्होंने कहा कि वो पंजाब के जयचंद हैं और वो एक दगे हुए कारतूस की तरह हैं, जो कारतूस बिल्कुल फुका हुआ होता है उसमें जान नहीं होती। तो इन तमाम तरीके की जो आरोप और प्रत्यारोप हैं वो अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू के चलते लगे। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अमरिंदर सिंह अगर नई पार्टी का ऐलान कर रहे हैं और अगर उन्होंने अपनी मंशा ये जता दी है कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनको बीजेपी का पूरा सपोर्ट रहेगा। और ऐसे में नए समीकरण जिस तरह से पंजाब के चुनाव के लिए बनेंगे वो देखने वाले होंगे, क्योंकि इसमें कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, नवजोत सिद्धू के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। और क्योंकि नवजोत सिद्धू के खिलाफ जब वो खड़े होंगे तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का नैरेटिव अमरिंदर सिंह गढ़ेंगे और लोगों की सिंपैथी हो सकता है उनके साथ चली जाए। और अगर वो अपनी पार्टी का जो गठबंधन है वो बीजेपी के साथ अनाउंस कर सकते हैं तो क्या फिर नए समीकरण के तहत अमरिंदर सिंह एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आएंगे? तो ये देखना होगा। लेकिन अब विपक्षी दल क्या करेंगे? क्या अमरिंदर ने जो ये नए पार्टी के ऐलान से जो नया पासा फेंका है इससे विपक्षी दल जो खासकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हैं उनको क्या अब एक नई रणनीति अपनानी पड़ेगी? ये देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक चरणजीत सिंह चन्नी का दलित कार्ड कांग्रेस खेल रही थी। उन्होंने कहा था कि वो एक नए तरीके का प्रयोग उन्होंने प्रदेश में किया है, सिद्धू को भी उन्होंने मना लिया है और ये सारी बातें बार बार कही जा रही थी कि अब पंजाब का जो कांग्रेस का जो क्राइसिस है वो निपट गया है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब अमरिंदर सिंह ने एक नई पार्टी का ऐलान किया है इससे कांग्रेस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब इसमें कई धड़े हैं, अमरिंदर सिंह, सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और जो तमाम कांग्रेस के कार्डर्स हैं। और अमरिंदर सिंह ने जो एक और बात कही है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में हैं, तो क्या अब कांग्रेस से एट्रिशन शुरू होगा, यानी कि लोग अब कांग्रेस को छोड़ना शुरू करेंगे और अमरिंदर के साथ शामिल होंगे? ये तमाम चीजें हैं जो देखने वाली, सबकी निगाहें इस पर गड़ी होंगी। लेकिन इससे पंजाब के चुनाव में समीकरण बिल्कुल बदल जाएंगे। पंजाब का चुनाव जो पहले बिल्कुल एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट माना जाता था, अब उसमें ऐसा लग रहा है कि कई कोने खड़े हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के अंदर ही कई पिलर्स खड़े हो गए हैं और अमरिंदर सिंह की एक पार्टी तो एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट या एक मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट, आप इसे किस शक्ल में देखेंगे, लेकिन जितनी भी पार्टीज हैं उनको एक नई रणनीति अपनानी पड़ेगी बिकॉज ऑफ अमरिंदर सिंह अनाउंसमेंट ऑफ अ न्यू पार्टी। अमरिंदर सिंह एक वरिष्ठ नेता हैं, खेले खाए हुए खिलाड़ी हैं और जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर शिरोमणि अकाली दल क्यों ना हो, इन सभी ताकतों को परास्त करने का दमखम रखते हैं अमरिंदर सिंह। तो अब ऐसे में क्या रणनीति अपनाई जाएगी और किस तरीके की बिसात बिछी हुई है पंजाब के चुनाव में दिखेगी, वो देखना होगा। लेकिन समीकरण अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनाव के जरूर बदल दिए हैं। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब अगली खबर जुड़ी हुई है आर्यन क्रूज ड्रग्स केस मामले में, जिसमें कि एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो जोनल डायरेक्टर हैं समीर वांगखेड़ बनाम नवाब मलिक, जो कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री हैं,
और पार्टी के एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं, उनके बीच में जो गहमा गहमी है और आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो दिन ब दिन और गहराता जा रहा है। लगातार नवाब मलिक समीर वानखेड़ पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने एक फर्जीवाड़ा किया है। उसके बाद उनके जाति और दस्तावेजों को लेकर कई दिनों से नवाब मलिक सवाल खड़े कर रहे हैं कि उनकी जो जाति है और जो दस्तावेज उन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट जो लगाया है वो जाली है। और आज नवाब मलिक ने समीर वानखेड़ के निकाहनामे को पब्लिक डोमेन में उन्होंने सामने लाकर रख दिया और उन्होंने उनके मुस्लिम होने की बात को दोहराया है। और उन्होंने बुधवार को जो समीर की शादी कराने वाले काजी थे, जिनका नाम है मोहम्मद मुजामिल अहमद, तो उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़ झूठ बोल रहे हैं और अगर वो मुस्लिम नहीं होते तो उनका निकाह नहीं होता और पिता का नाम उनके निकाह के समय दाऊद लिखा गया था। अब नवाब मलिक ने यह भी बताया है अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 7 दिसंबर 2006 को समीर दाऊद वानखेड़ की शादी यानी कि उनका निकाह रात 8 बजे शबाना कुरैशी के साथ अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में निकाह हुआ था। 33,000 रुपए की मेहर भी दी गई थी। ये सारे डिटेल्स सामने आए हैं। और जो निकाह का गवाह है नंबर 2 यानी कि अजीज खान, वो यास्मीन दाऊद वानखेड़ यानी कि समीर वानखेड़ की बहन के पति हैं। अब सोशल मीडिया पे इस निकाहनामे को और उनकी जो तस्वीरें हैं समीर वानखेड़ की, उनको उजागर किया गया है, उनको पोस्ट किया गया है। और जो काजी है, काजी ने कहा कि निकाह के समय समीर शबाना कुरैशी और जो उनके पिता हैं वो मुसलमान थे। अब चाहे वो कुछ भी बोले लेकिन उस समय वो मुसलमान थे। इस बात को काजी मोहम्मद मुजामिल अहमद ने मीडिया को, सारे न्यूज चैनल से उन्होंने बात की है और इस बात को बताया है। यानी कि अब ये कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़ हिंदू नहीं, दलित नहीं, बल्कि मुसलमान है और उनका निकाहनामा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उनके निकाह के पहले क्या उन्होंने धर्मांतरण किया था या निकाह के बाद धर्मांतरण किया था, ये सारी अभी एक जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन समीर वानखेड़ के धर्म को लेकर जिस तरीके से अब राजनीति गर्मा गई है, उससे ये लगता है कि अब समीर वानखेड़ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से अब उन्हें जो समर्थन की वो आस लगाकर बैठे थे वो समर्थन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक खास समुदाय से अगर हैं तो फिर बीजेपी उनका सपोर्ट क्यों करेगी। बीजेपी का जो हिंदुत्व एजेंडा है वो इसमें एक तरीके से रोड ब्लॉक बनेगा। तो सवाल ये उठता है और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा समीर वानखेड़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं। एक तरीके से चुप्पी हो गई है, एक तरीके से सन्नाटा हो गया है। उधर नवाब मलिक ने ये कहा है कि अगर मेरी बातें झूठी हैं और समीर वानखेड़ का जो निकाहनामा है अगर वो गलत है तो फिर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस बात को पब्लिकली नवाब मलिक ने बोला है। तो जाति धर्म को लेकर जिस तरीके से एक बिल्कुल पूरी एक नई कहानी बिल्कुल बुनी जा रही है, अब इसमें कितनी सत्यता है इसको जो विजिलेंस की जो जांच है अब वो देखेगी, परखेगी। लेकिन अगर ये कास्ट सर्टिफिकेट वाली बात जाली निकलती है तो वाकई में समीर वानखेड़ के खिलाफ फौजरी और चीटिंग का केस बनेगा, यानी कि जालसाजी का मामला बनेगा। उन्होंने झूठा कास्ट सर्टिफिकेट बनाया और झूठ बोला। क्यों? क्योंकि उनको एक दलित होकर नौकरी हथियानी थी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के जरिए वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में आए थे। तो उन्होंने ये कहा है कि आईआरएस की नौकरी हथियाने के लिए उन्होंने जालसाजी की, चीटिंग की, फौजरी की, ये सारे मामले बनेंगे। और नवाब मलिक ने कहा है कि मैं चुनौती देता हूं और अगर ये बात गलत साबित हुई तो वो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो अगर इस बात को लेकर काजी भी कह रहे हैं कि वो मुसलमान थे, उनका निकाह हुआ था, उनके पिता बार बार कह रहे हैं कि नहीं मैं तो दलित था और मेरे दादा और परदादा हिंदू थे, तो फिर मेरा बेटा मुसलमान कैसे हो गया। तो उनका समीर वानखेड़ का परिवार लगातार इस बात को कह रहा है कि नहीं हम हिंदू थे, लेकिन जो निकाहनामा है वो ये साबित करता है कि वो मुसलमान है। तो धर्म को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है और समीर वानखेड़ की जो मुश्किलें हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ये चीज साबित हो जाती है कि उनका जो निकाहनामा था उसके पहले उन्होंने धर्म बदला था या उसके बाद,
तो वो सारी बातें अगर सही साबित होती हैं तो इन पर जालसाजी का मामला बनेगा, और अगर जालसाजी का मामला बनता है तो फिर समीर वानखेड़े को जेल होगी, उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि समीर वानखेड़े की जो मुश्किलें हैं वो नवाब मलिक के जो रोज रोज के पब्लिक डिस्क्लोजर्स हैं उनसे बढ़ती जा रही है, और राजनीति इसको लेकर कितनी ज्यादा गर्मा चुकी है आप सोच सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे रोचक अब होगा क्या रुख बीजेपी अपनाती है, क्या रुख केंद्र सरकार अपनाता है, क्या वो समीर वानखेड़े का समर्थन करता है। क्योंकि अगर ये बात पब्लिक डोमेन में आ रही है कि उन्होंने निकाह किया था, वो मुसलमान हैं, तो क्या बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी, ये सबसे बड़ी बात है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर हमारी आर्यन खान की जमानत को लेकर जुड़ी हुई है। आज दूसरा दिन था जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में लगातार बहस चली, लेकिन आज भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली, यानी कि उन्हें जमानत आज भी नहीं मिली। लगभग 24 दिन बीत रहे हैं और वो आर्थर जेल में ही बंद हैं, और बार बार वो गुहार लगा रहे हैं कि उनको जमानत दी जाए, लेकिन उनको जमानत अभी भी नहीं मिली है। अब आज जो वकील थे मुनमुन धमेचा के, उन्होंने कहा कि ड्रग्स का सेवन नहीं किया गया है, कोई बरामदगी नहीं हुई है, और मुनमुन धमेचा का आर्यन और अरबाज से कोई लेना देना नहीं है। उधर मुकुल रोहतगी ने आज एक बार फिर से अरेस्ट मेमो को पूरे कोर्ट में पढ़ा, और अमित देसाई की जो दलीलें थी उनको सुनकर जो जस्टिस सांबरे हैं उन्होंने ये पूछा कि आपको कितना वक्त लगेगा अपनी दलीलों को पूरा करने के लिए, तो उन्होंने कहा आधा घंटा और लगेगा। तो जस्टिस सांबरे ने कहा कि फिर ये सुनवाई हमें कल तक के लिए टालनी पड़ेगी, तो कल एक बार फिर से उनकी जमानत की सुनवाई होगी। लेकिन अमित देसाई ने आज अपनी दलीलों में क्या कहा? कल तो आपने देखा था कि किस तरीके से मुकुल रोहतगी ने कहा कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, साजिश किया गया है आर्यन खान से, इसमें न पोजेशन का मामला है, न कंजम्पशन का मामला है, न सेल का मामला है। ये तमाम दलीलें मुकुल रोहतगी ने, जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने दिया था। आज अमित देसाई ने भी कहा कि साजिश या तस्करी की बात है ही नहीं, यहां सिर्फ ड्रग्स के सेवन की बात है। जो गुनाह हुआ नहीं है तो उसके लिए गिरफ्तारी कैसी? उन्होंने कहा कि केस को बेवजह बढ़ाया चढ़ाया जा रहा है, और गिरफ्तार महिला का पंचनामा भी नहीं किया गया है, तो गिरफ्तारी गैरकानूनी है और गैरकानूनी तरीके से की गई है। तो इन तमाम दलीलों के बीच आज भी आर्यन खान को बेल नहीं मिली है। अब ये पूरा मामला एक बार फिर से कल देखना होगा कि आर्यन खान को बेल मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन इस पूरे हाई प्रोफाइल मामले में आप देख रहे हैं कि कितने सारे पिलर्स खड़े हो गए हैं। एक तरफ शाहरुख खान है, एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, तीसरी तरफ राज्य सरकार के मंत्री हैं जो रोज नए नए डिस्क्लोजर्स कर रहे हैं कि किस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो राज्य सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, बॉलीवुड को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो एक बहुत ही पेचीदा कहानी बनती जा रही है, और ऐसे में भविष्य खराब हो रहा है आर्यन खान का। उन्हें कब बेल मिलेगी, उनका क्या कसूर है, अगर वो बेकसूर है तो इस तरीके का मेंटल ट्रॉमा वो किस तरीके से झेल रहे हैं, आप ये सोच सकते हैं। रिया चक्रवर्ती का एग्जाम्पल सबके सामने है कि उनके बिहाफ पर कोई भी केस नहीं बना, लेकिन फिर भी वो जेल में कितने दिन रही, जिस मानसिक तनाव से वो गुजरी। मीडिया ट्रायल हुआ, तो आज इसी तरीके का मीडिया ट्रायल कुछ आर्यन खान का भी चल रहा है। हालांकि आर्यन खान की तरफ से एक बहुत बड़ी एक बैटरी ऑफ लॉयर्स है जो उनकी पैरवी कर रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि ये दलीलें कब पूरी होंगी और आर्यन खान को कब जमानत मिलती है। लेकिन जब तक ये जमानत आर्यन खान को नहीं मिलती, रोज नए नए डिस्क्लोजर समीर वानखेड़े को लेकर हो रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या समीर वानखेड़े को, जिसने कि कॉर्डिलिया ड्रग्स केस, क्रूज केस में आर्यन खान को गिरफ्तार किया है, क्या वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या उनको जेल होगी? तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच में अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अगर समीर वानखेड़े को जेल हो जाती है या वो अपने पद से इस्तीफा देते हैं, तो फिर आर्यन खान को बेल मिलना इट विल बी अ गिवन केस। यानी कि जो आर्यन खान के वकील कह रहे हैं कि गलत तरीके से गिरफ्तारी हुई है, वो तमाम चीजें सही साबित होंगी। लेकिन कल देखना होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या कुछ होता है फिर से, और क्या कल आर्यन खान को राहत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं अपने आखिरी खबर की, जहां पर आपको याद होगा कि 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे, तो उसमें एसआईटी ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी,
और उस क्लोजर रिपोर्ट में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ कई अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी गई थी। लेकिन उसी क्लीन चिट को अब एहसान जाफरी, जो कि कांग्रेस के सांसद थे, उनकी पत्नी जाकिया जाफरी ने उसी क्लोजर रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में एक उन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन फाइल किया है और उस क्लोजर रिपोर्ट को चुनौती दी है। इस बात को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हो गई है और जाकिया जाफरी के लिए पैरवी कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल ने ये आज जाकिया जाफरी ने अपने पिटिशन में ये बात कही है कि जो 2002 के जो दंगे थे उसके पीछे नौकरशाही की निष्क्रियता और पुलिस की मिली भगत है। जस्टिस AM खानविलकर की बेंच ने ये इस पूरे मामले की सुनवाई की है और कपिल सिब्बल ने ये कहा है कि उन्हें जो रसूख वाले लोग हैं और राजनीति, इनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पूरा मुद्दा है कानून व्यवस्था और व्यक्तियों के अधिकार से जुड़ा हुआ। और उन्होंने कहा है कि जिस क्लोजर रिपोर्ट को इस बेंच को देखना चाहिए और लगभग 23,000 पेजेस की ये क्लोजर रिपोर्ट है और इसमें देखना चाहिए कि इस क्लोजर रिपोर्ट को गुलबर्ग सोसाइटी के केस पर सीमित नहीं करना चाहिए। कपिल सिब्बल ने यह कहा है कि याचिकाकर्ता ने गुजरात DGP को इस बात की शिकायत भी की थी कि दंगा एक व्यापक साजिश था और गोधरा कांड के बाद कानून व्यवस्था किस तरीके से बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी SIT ने, जो गुजरात हाईकोर्ट है, उसने SIT की जो रिपोर्ट है उसको कायम रखा। अब इसी को लेकर अब चुनौती दी गई है जाकिया जाफरी ने और इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस गोधरा कांड के ऊपर लीपापोती की गई थी और उसे खत्म करने की कोशिश की गई थी, आज उसके घाव एक बार फिर से सामने जिंदा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जाकिया जाफरी का ये कहना है कि ये एक व्यापक साजिश थी और जिसमें कि ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व थी, पुलिस की निष्क्रियता थी, ये सारी चीजें थी और इसको लेकर जस्टिस खानविलकर को इसकी सुनवाई करनी चाहिए और जो क्लोजर रिपोर्ट है उसमें देखना चाहिए। लेकिन साथ में एक और जो बहुत जरूरी चीज कपिल सिब्बल ने कही थी कि तमाम सबूतों के बावजूद SIT ने उन सबूतों को नजरअंदाज किया था। तो एक बार फिर से कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है इस बात को लेकर कि आप इस क्लोजर रिपोर्ट को पढ़ें और जांच के आदेश दें। कपिल सिब्बल ने कहा है कि माय लॉर्ड, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ इतना चाहता हूं कि इसमें जांच हो और इसे पुनर्विचार इस पर किया जाए। तो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, BJP के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव अभी करीब है और 2022 का जो यूपी का चुनाव है वो रास्ता खोलेगा 2024 के चुनाव के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे खड़े हो गए हैं। गुजरात दंगे सामने आ गए हैं, किसान आंदोलन है, पेगासस इशू है, तमाम वो इश्यूज हैं जिस पर इस समय मोदी सरकार घिरी हुई है। और अगर खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो एक बार जो गुजरात दंगों का साया है एक बार फिर से उनके भविष्य पर मंडराने लगा है, क्योंकि अगर इसमें जांच के आदेश हो जाते हैं तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन पर भी जांच के आदेश हो जाएंगे और उन पर भी जांच शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में फिर लोग नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगेंगे, बहुत सारी चीजें आगे होंगी। लेकिन देखना यह होगा कि क्या कोर्ट इसमें जांच के आदेश देता है या नहीं देता। और अगर इसमें जांच को जारी किया जाता है, जांच शुरू की जाती है, तो एक बार फिर से गोधरा कांड में जो जाकिया जाफरी का जो केस है वो एक बिल्कुल नया चैप्टर पूरी राजनीति में खोल सकता है और खासकर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भविष्य है उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। तो सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी के साथ। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।